नमस्कार। अभी मैं नीलोत्पल मृणाल और विश्व पुस्तक मेले 2020 में प्रगति मैदान में हूँ। मैं मेला घूमता हूँ और मेले में देख रहे हैं चारों तरफ भीड़ है। आज 7वां दिन है मेले का। हिंदी मीडियम यूपीएससी तैयारी करने वाले जब आप इन विद्यार्थियों से मिलिए तो उनका पहला सवाल होता है कि क्या हिंदी मीडियम से आईएएस बना जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट का जो आप देखते होंगे परिणाम, उसमें लाखों लोग जो तैयारी करने वाले हैं उनको एक डर सा लगता है कि क्या हिंदी मीडियम में आईएएस बना जा सकता है। तो आज शायद इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब खुद आकार और साकार रूप में मेरे सामने बैठा हुआ है एक ऐसे किताब का लेखक ही नहीं बल्कि हिंदी मीडियम में इस पूरी संभावनाओं का जो वटवृक्ष हो, जो एक ध्वज लेकर चल रहा है कि हाँ हिंदी मीडियम में आईएएस बना जा सकता है। मेरे साथ मेरे साथी और आईएएस टॉपर निशान जैन जी हैं। निशान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद नीलोत्पल भाई, मैं आपका पुराना पाठक हूँ। डार्क हॉर्स पढ़ के हम लोगों ने जिस तरह से हम लोग दिल्ली में आके तैयारी करते हैं, तो क्या किसी की जिंदगी में होता है, कोई भी लड़का या लड़की जब यहाँ आता है, वो डार्क हॉर्स हर एक सिविल सेवा अभ्यर्थी की कहानी है। और फिर बाद में आपने ओघड़ भी लिखा। लेखक मौजूद हैं और जो मेले में अभी कैमरे के पीछे जो छात्र खड़े हैं, हाँ, इनकी जो जिज्ञासा है, हम लोग इस जिज्ञासे पर बात करेंगे। तो मैं अभी निशान जी की इस किताब रुक जाना नहीं को लेकर यहाँ पर इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। निशान जी, पहले ये बताइए कि आप जानते हैं पूरे हिंदी मीडियम की कहानी को, और बहुत अकाल है, एक मतलब यूं समझिए कि रेगिस्तान में आप पहले जो भ्रांति है मीडियम को लेके, इस भ्रांति पर आप छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? क्या हिंदी मीडियम से सफल नहीं हुआ जा सकता, ये बताइए। नहीं, ऐसा है कि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम से ही सफल हुआ जा सकता है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम के बिना ही सफल हुआ जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी मीडियम आप लेते हैं, कई बार क्या होता है, आप इंग्लिश मीडियम वालों को देखिए, वो इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड रखते हैं जब वो इंग्लिश मीडियम को लेते हैं। तो आप जब हिंदी मीडियम लीजिए तो हिंदी भी आपको अच्छी लिखनी आती हो, उसमें आप वर्तनी की गलतियां ना करते हो, आपको पैराग्राफ बनाना आता हो, आपको लिखना आता हो, तो ये सब चीजें हैं। बाकी हिंदी में जो कंटेंट की प्रॉब्लम थी वो अब काफी हद तक सोल्व हो गई है, और हिंदी में बहुत अच्छी किताबें और उनके अच्छे हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। तो ये जो लिखने का हुनर है, जो पैराग्राफ बनाने का तरीका है, जो वर्तनी की शुद्धियां हैं, जो भाषा का ज्ञान है, जो भाषा का लोच है, क्या यही सब मिला के आईएएस निशान जैन को एक लेखक भी बना देता है? नहीं, डेफिनेटली वो तो है ही, क्योंकि मैं मूल रूप से तो लेखक ही हूँ। जब मैं स्कूल कॉलेज में भी था तब भी मैं निबंध प्रतियोगिताओं में और लेख वगैरह लिखता रहता था, और वो लेखक का कीड़ा जरूर था शुरू से ही, और वो लेखन का स्किल जरूर कम है। बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं, लोग ये ना समझें कि जो बंदा अच्छी कविताएं लिखता है या अच्छे लेख लिखता है या अच्छे निबंध लिखता है, क्या वही आईएएस टॉपर बन सकता है? ऐसा भी नहीं है। कभी आप सोचे कि हम भी साहित्यिक बन जाएंगे तभी हम आईएएस बनेंगे, ऐसा भी नहीं है। और इस किताब की अगर मैं बात करूं, रुक जाना नहीं, जो आपके सामने है, ये केवल आईएएस को लेकर नहीं है। ये किताब ऐसे हर प्रतियोगी छात्र के लिए, ऐसे हर युवा के लिए है जो किसी भी एग्जाम की, चाहे वो आईआईटी हो, मेडिकल हो, चाहे वो एमबीए करना चाहता हो, चाहे वो आईएएस बनना चाहता हो, चाहे वो जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करना चाहता हो, उसको जो छोटे शहर का और गांव का लड़का है उसमें हिम्मत बनी रहे और उसको मोटिवेशन की खुराक मिलती रहे, उसके लिए ये किताब है। मैंने जो किताब पढ़ी तो इसमें 14 चैप्टर हैं। इसको 14 सूत्री कार्यक्रम आप कह सकते हैं व्यक्तित्व निर्माण का किसी भी विद्यार्थी के लिए। तो सबसे पहला सवाल इस किताब के आकार लेने से है कि रुक जाना नहीं जैसी किताब लिखना आपने क्यों सोचा? हालांकि इसका जवाब आपने अभी पिछले अपने वक्तव्य में लगभग दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा छात्रों के लिहाज से आप बताइए कि जो इसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको आप, हालांकि ये जो मैंने पूरी किताब पढ़ी, पैकेज में पूरी किताब है ना, लेकिन इसके बाद भी मैं कुछ चीजों पर आपका ध्यान चाहूंगा और उस पर बात करना चाहूंगा। इसमें एक चैप्टर है सितारों के आगे जहां और भी है। जो सबसे बड़ी दिक्कत है यूपीएससी के विद्यार्थियों को कि ये 5 साल 7 साल मेहनत करते हैं और इन्हें लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। इनकी सारी पढ़ाई का इनको लगता है कि अरे भाई इतना पढ़ लिया, नहीं हुआ तो। मुझे जैसा कि महसूस हुआ कि ये चैप्टर का इसी का जवाब है
ये बिल्कुल, ये चैप्टर इसी का जवाब है। मेरी पूरी किताब यही बताती है। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो बताएंगे सफलता कैसे प्राप्त करें। डेफिनेटली ये किताब भी बताती है कि सफलता कैसे प्राप्त करें, पर साथ में ये भी बताती है कि अगर असफलता प्राप्त हो जाए तो उसे कैसे हैंडल करें। उसी का जवाब है सितारों के आगे जहां और भी है। हम लोग कई बार ये सोचते हैं, खासतौर पे हम भी जब थे तो हम लोग दूसरा प्लान सोच के नहीं चलते। हम लोग सोचते हैं कि अगर आईएएस नहीं बने, पीसीएस नहीं बने, या जो भी आपने सोचा है आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, या जो भी कंपटीशन है वो क्लियर, तो जिंदगी रुक जाएगी, थम जाएगी, या जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कलरफुल है। उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में करने के लिए। आपने अगर एक बार यूपीएससी की तैयारी कर ली तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो क्लियर कर सकते हो आप। तो मैं आपसे कहूंगा कि यूपीएससी को जिंदगी मौत का सवाल नहीं बनाएं। ये किताब ये मैसेज देती है कि रुक जाना नहीं, यानी कि आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और मजबूती के साथ तनाव मुक्त होकर तैयारी करनी है। कई बार मैं भी जाता हूँ किसी कार्यक्रम में, तो मुझसे लोग ये नहीं पूछते कि आप सफल किस क्षेत्र में हैं, पूछते यूपीएससी नहीं हुआ आपका, क्यों नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आपने इसका ही ये जवाब दिया है कि जो हो सकता है, क्योंकि ये तैयारियां बेकार तो नहीं जाएंगी कतई, नहीं जानी है। एक बात और बताएं आप, मैं चैप्टर वाइज इसलिए आप पे बात कर रहा हूँ क्योंकि हर चैप्टर एक संदेश दे रहा है और अपने आप में एक पूरा सामाजिक और बिल्कुल उसे एक्सक्लूसिव एक ये दे रहा है। ठीक, इसमें एक चैप्टर है कि अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहे। अमूमन विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात रहता है कि अगर अब हंसे तो तैयारी का नुकसान तो नहीं हो गया। आप समझिए बात को। कई बार इनको बेचारों को कई बार अगर सप्ताह में कहीं घूमने या फिल्म देखने भी चलेंगे तो इनको लगता है कहीं तैयारी का नुकसान तो नहीं है। अब इसी की वजह से हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनको ये लगता है। आप ये बताओ। तो देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि खुश रहकर, आपको अभी एक स्टूडेंट मेरे से कह रहे थे कि हम तो तभी खुश होंगे जब आईएएस बन जाएंगे। मैंने कहा भी देखो, ऐसा नहीं करना है। मैं तब भी खुश रहता था जब मैं आईएएस नहीं बना था, और मैं इसीलिए अब भी खुश हूँ। बिल्कुल ठीक है। एक बात तो ये हुई कि हमें खुशी को टालना नहीं है, खुशी को हमें रोज खुश रहते हुए तैयारी करनी है। नंबर 2 बात मैंने जो कही, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहें। मैं ये बात हमेशा सबको कहता हूँ। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो अस्त व्यस्त से रहते हैं। मुखर्जी नगर में जाएंगे तो वहां पे 10 प्रकाशनों की 10 किताबें वो सारी खरीद लाएंगे, और सारी खरीद के उनमें से कितनी आप पढ़ पाते हैं, और इतनी सारी पढ़नी जरूरी भी नहीं होती है। एक किताब को 10 बार पढ़ना चाहिए, ना कि एक किताब 10 किताबों को एक बार पढ़ना चाहिए। तो उस तरह से उसके भ्रमजाल में ज्यादा नहीं फंसना है। अपने स्टडी मटेरियल को थोड़ा सीमित करके उसी को बार बार रिवाइज करना है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता। तो जो लोग अस्त व्यस्त रहते हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, और जो लोग व्यस्त और मस्त रहते हैं वो नीलोत्पल भाई की तरह और बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट उनके आते हैं। एक धारणा बीच में थोड़ा सा भीड़ के कारण हम लोग की बातचीत इधर उधर हो गई थी। अब मैं एक बात आपसे ही पूछ रहा था कि तैयारी के दौरान लोगों को लगता है कि क्या केवल जो विषय की किताबें हैं, जो नोट्स हैं, जो एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी वाले से ही जो प्रकृति देख रहा है, जो जीव विज्ञान की किताबों से ही सांस ले रहा है ना, इतिहास की किताबों में ही लाल किला घूम रहा है, क्या उसको कुछ और भी पढ़ना चाहिए? क्या ये नुकसान तो नहीं है? क्योंकि आप जिस तरह से लेखन को वाइड तौर पर देख रहे हैं और कहते हैं कि क्योंकि आंसर राइटिंग में भी ऑब्जर्वेशन, दुनियादारी, ये सब आता है जिंदा होके, तो क्या आपको लगता है कि इन छात्रों को तैयारी के दौरान भी क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपका एक पूरा चैप्टर है ये जो है कि क्या पढ़ रहे हैं आजकल, ये पूरा चैप्टर है ये। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अभी देखो, पुस्तक मेले में बैठे हैं हम, तो यहाँ ये बात और भी इम्पोर्टेंट हो गई। हम लोग मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं आजकल। हम कभी खुद से ये सवाल पूछें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्या हम खाली टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं? क्या कभी हमने कोई अच्छा नॉवेल या कोई अच्छा क्लासिक उपन्यास या कोई अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक पढ़ी हो, या कोई अर्थशास्त्र पे या सामाजिक विज्ञान पे कोई किसी अच्छे लेखक की किताब पढ़ी होगी, रामचंद्र गुहा की किताब पढ़ी होगी, भारत गांधी के बाद तमाम किताबें आपने। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक से विचलित होके जो है यही किताबें पढ़ना शुरू कर दें, फिर आप तैयारी में कहीं ना कहीं बाधा हो सकती है। पर कुछ कुछ किताबें कभी कभी शौक के लिए, छुट्टी वाले दिन, वीकेंड पर, महीने में 2 किताबें, महीने में 1 किताब, साल में 6 किताबें, साल में 4 किताबें, कुछ तो पढ़िए। टेक्स्ट बुक के अलावा भी कुछ पढ़िए। वो भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं ना, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, तू जिस जगह जगह सवेरे, उससे आगे बढ़कर सो। बहुत सही। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़े चलो और बढ़े चलो।
मैं एक चैप्टर पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा इस किताब की। इसमें आपने, क्योंकि इसको पढ़ने वाले इसके वो मतलब इसका टाइटल देख के ये ना समझ लें कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई बात है। आपने लिखा है कि क्यों अपनाए मध्य मार्ग। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा तैयारी के अतिरेक पर भी होता है है ना। क्योंकि मुखर्जी नगर के बारे में एक धारणा बनी थी जब हम लोग यहाँ नहीं आए थे कि यहाँ माथा मुड़ा के आदमी टिक्की पर पंखा में कुछ ढोल के रहता है और नींद खुल जाए जैसे फैन चले तो सोए नहीं, है ना, और गुफा बना के रजाई को उसमें घुसा रहता होगा। इस तरह की धारणा हम लोग की थी, मतलब एकदम तैयारी के अतिरेक पर एकदम चरम पकड़ने वाला जो है ना। तो क्या ये उसी से रिलेटेड कुछ जीवन की चीजें हैं, इसमें मुझे बताएं, क्योंकि ये चैप्टर मैं चाहता हूं कि आप इसको खोले, थोड़ा सा खोल दें 1-2 मिनट में कि क्यों अपनाए मध्य मार्ग, इसका क्या मतलब। देखिए, मध्यम मार्ग वैसे तो आप लोग जानते हैं भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन का एक सिद्धांत है, ठीक। मध्यम मार्ग। पर ये मध्यम मार्ग हमारे एग्जाम की तैयारी में और हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है वो ये चैप्टर बताता है। ये कहता है कि आप जैसे तैयारी के दौरान आपके पास बहुत सारे एक्सट्रीम व्यूज आएंगे। जैसे आप आजकल कोई चल रहा होगा, कोई समसामयिक मुद्दा चल रहा होगा जिसपे कोई कह रहा होगा ये ठीक है, कोई कह रहा होगा ये गलत है। तो उसमें एक मध्यम मार्ग जो है, बैलेंस्ड अप्रोच है, वो काम आती है। जैसे चाहे वो मेंस का एग्जाम हो जिसमें आप रिटन आंसर लिखते हैं, उसमें भी आप एकदम से एक्सट्रीम व्यू मत लीजिए। बहुत जरूरी चीज है ये। अच्छा, अगर देखने वाले और सुनने वालों के, विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी बात है जो अभी निकल के आई है। बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें। और वो एक्सट्रीम व्यू मत लीजिए आप। अगर आपके पास कोई तर्क है तो उस तर्क को दीजिए, पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत एक्सट्रीम नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी जो लाइफ है और जो आजकल जमाना है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज का, यानी हर विषय आपस में जुड़ा हुआ है। आप ये कहें कि नहीं आप ही जो कह रहे हैं वही ठीक है या दूसरा जो कह रहा है वो ठीक नहीं है, तो आप, मैं समझता हूँ आप मूर्ख है। मतलब ये जो बाइनरी है, या सही या गलत वाला जो नहीं चलता, कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रूथ है ही नहीं। हाँ, है नहीं। ट्रूथ जो है वो अनेकांतवाद और मध्यम मार्ग वो यही कहता है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, और जो आजकल सारा झगड़ा है वो सब खत्म हो जाएगा अगर हम एब्सोल्यूटिज्म से बाहर निकल के अनेकांतवाद और मध्यम मार्ग की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी चीजें थी, और मुझे लग रहा है कि आप लोग जो सुन रहे हैं उन छात्रों को समझ में आ गया कि इस किताब का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और इसको रचने का जो एक लेखक क्या सोच के इस किताब को रच रहा है। पहले तो आपको इस किताब के, इसके कहानियां जो हैं, इसमें आपने कई सफल लोगों की कहानियां बताई हैं। छोटे छोटे पन्नों में आपने एक सब्जेक्ट में उसको समराइज करके इसमें आपने लगभग 26 सफल लोगों की कहानियां बताई हैं जो सिविल सर्वेंट रहे हैं। इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, ये बताना क्यों जरूरी आपको लगा? सारी ये मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने खुद जब ये कहानियां जानी, इन लोगों से मैं मिला और मैंने पाया यार, मतलब मेरा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोग, जो एक कांस्टेबल था और कांस्टेबल से तैयारी करके वो आईपीएस बन गया, विजय है, ऐसा एक बच्चा है जो नेत्रहीन था, उसको यही नहीं पता था कि ब्लाइंड का अलग स्कूल भी होता है, फिर कहीं से पता चला, एडमिशन लिया, बाद में वो आज आईएएस बन गया। ऐसा भी एक स्टूडेंट है चेतन, जो खुद बीपीएल है और वो उज्ज्वला और स्वच्छ भारत और मनरेगा का लाभ उठाया उसके परिवार ने, और आज आईएएस बन गया, वो उसको लागू कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों की जब कहानियां मुझको पता चली, मेरी खुद की कहानी मुझे बोनी लगी, तो फिर मैंने कहा ये कहानियां भी जरूरी है कि इनको, ये जो अनकही कहानियां हैं, इनको अपने एक्सपीरियंस को बताया जाए। ये सब कहानियां छोटे शहरों की और गांवों के लड़कों की कहानियां हैं। कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जो कोई बहुत बड़ा अच्छे घर में पैदा हुआ होगा, सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है इनमें। रुक जाना नहीं के बाद आपको भी नहीं रुकना होगा लेखन में, तो अब आगे क्या, ये जानना जरूर चाहेंगे हमारे। नहीं, आगे तो कुछ अभी प्लान नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे आके मैं थोड़ा प्रेरित हो रहा हूँ बुक फेयर में, और मुझे लगता है कुछ संस्मरण जैसा, कुछ ट्रेनिंग के अनुभव या कोई पोस्टिंग के अनुभवों पे कुछ लिखने की कोशिश। अब तक जो किताबें आ रही थी वो नौकरी के पहले वाली थी, हाँ, और नौकरी के द्वार तक ले जाने वाली किताब है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये उम्मीद हम करें कि आप अपने नौकरी के बाद के भी अनुभवों को भी कुछ कोशिश करूंगा उनको लिखने की, चाहे वो भारत दर्शन हो या फिर मेरी पोस्टिंग ट्राइबल एरिया में हुई थी, वहां पे क्या मैंने सीखा, बिल्कुल इस तरह की चीजों को शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक संदेश पुस्तक मेले से विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, और जो भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करने की भी सोच रहे हैं, या जीवन में किसी भी क्षेत्र में, अगर वो चाहे वो एमबीए करना चाहते हो, चाहे इंजीनियरिंग करना चाहते हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे निशांत जी? मेरा ये संदेश है इस किताब के माध्यम से कि जिस तरह रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसी तरह से रुका हुआ जीवन थक जाता है। हमको रुकना भी नहीं है और थकना भी नहीं है। और जैसे मुश्किलों में घिरा आदमी जो होता है और अभावों में पका, बिल्कुल हम लोग आप लोगों की तरह मुश्किलों में घिरा और अभावों में जो पका व्यक्ति होता है, उससे मजबूत दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए अपने संघर्षों को फूल माला की तरह अपने
गले में पहन करके और आप आगे बढ़िए। जिंदगी खत्म नहीं होती है, जिंदगी कभी रुकती और थमती नहीं है। आईएएस नहीं बनेंगे, कुछ और बनेंगे, चांद की ख्वाहिश करके कहीं तारे बन जाएंगे, पर मस्त रहिए, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए। तो ये थे हमारे साथ आईएएस टॉपर भाई निशान जैन जी। तो हमारे और इनके साथ एक साथ कार्यक्रम होने का मतलब ये है, जो विज्ञापन आता है, आप पहले देखते हैं साधारण साबुन, उसके बाद देखते हैं विम बार। तो एक जो मैंने किताब लिखी थी वो उन लोगों की थी जो शायद उस संघर्ष में कहाँ रह गए थे, और उसके बाद वो निकल के आई, फिर तो रुक जाना नहीं तक। तो मैं ये चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से कई विद्यार्थियों को इनकी बातचीत का लाभ मिले, तो ये किताब का प्रमोशन इसको हम क्या कहें, लेकिन जरूर अगर आप मेले छोड़िए, अगर आप मेले के बाहर भी हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति, सफल व्यक्ति के मस्तिष्क से निकले उसके अनुभव को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिस रास्ते इतनी उच्च सफलता किसी ने प्राप्त की हो। तो अगली बार हम लोग फिर मिलते हैं निशान भाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हिंदुम एंड थैंक यू नीलोत्पल जी। थैंक यू।